वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमती है। और दोस्तों, ज़िंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब जाकर ये कामयाबी कभी न ख़त्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बोसा भी देती है। नाज़रीन, हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली सिलसिला एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने मुकाम हासिल करने के लिए जब एक बार घर से कदम निकाला तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने खाने पीने की चीज़ों से भी कोशिश की ज़िंदगी को बनाने की, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था, और नियति, तकदीर उनको लेकर पहुंची कॉरपोरेट के एक बड़े मुकाम तक, जिसमें शिद्दत भी देखी जाती है, जिसमें मशक्क़त भी देखी जाती है, जिसमें हिम्मत भी देखी जाती है और हौसला भी देखा जाता है। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, कोई और नहीं, हौसलों की उड़ान में आज तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं चित्रेश कुमार सोनी। बहुत थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका इस्तकबाल, खैर मकदम और बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान में। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई। और बचपन में रामायण, मोगली, ये सारी चीज़ें देखते थे दूरदर्शन में, तो तब ऐसा लगता था क्या कभी हम भी टीवी पे जाएंगे, और आज आपने ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन का भी, डीडी उर्दू का भी और आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और बता दूं आपको कि ये जो शो है हौसलों की उड़ान बहुत मारूफ, बहुत मशहूर, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बहुत सारे और मुल्कों के अंदर, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट की आप बात करें और कन्याकुमारी से लेकर आप कश्मीर तक जाइए या गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट नागालैंड तक जाइए, तो हौसलों की उड़ान के बारे में आपको चर्चा ज़रूर मिलेगी। नाम ही ऐसा रखा है आपने, हौसलों की उड़ान, तो जिसको हौसला है और जो उड़ान भरने तैयार है वो आपका शागिर्द ना हो, ऐसा होना मुश्किल है। नहीं, शागिर्दी की तो बात नहीं है, बात है अचीवमेंट्स की। और आपने कोशिशें की, इतना कुछ अचीव किया आप ज़िंदगी के अंदर, आज हिंदुस्तान के पटल पर आपका नाम लिया जाता है बड़ी इज्जत के साथ, शोहरत के साथ। तो इसी वजह से आप इस कुर्सी पर आकर आज विराजमान हैं, तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो बात करेंगे आज आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी। और मैं बता दूं नाजरीन के लिए कि चित्रेश सोनी जबलपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी कम उम्र के अंदर घर से निकले। कुछ इनको पता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि टनल के उस तरफ एक रोशनी थी, और उस रोशनी को पकड़ते पकड़ते ये कहीं पहुंच गए। न सिर्फ खुद को रोशन किया बल्कि जो उनके साथ जुड़े उन सबको ही इन्होंने रोशन कर दिया। तो चित्रेश जी, कहते हैं ना कि जो अल्फाजों की बाजीगरी होती है, तो उसमें एक आता है कि किंग और एक होता है सिंह, और सिंह इज किंग, और उसके बाद आता है एक किंग मेकर। तो चित्रेश सोनी अपने आप को कहाँ देखते हैं, एज ए किंग, एज ए सिंह और किंग मेकर? सर, दुनिया किंग मेकर बोलती है, पर मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा साथी, अच्छा दोस्त हूँ उन लोगों का जो भी अपने जीवन में एक ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं। और जो स्ट्रगल मैंने अपने जीवन में किए या जो चुनौतियों का सामने मैंने अपने जीवन में किया है, मुझे कोई भी ऐसा शख्स दिखता है जो उन चुनौतियों को वापस सामना कर रहा है, या मुझे लगता है इसके जीवन में भी वो विषम परिस्थितियां हैं, तो मुझे लगता है कि मैं वो साथी बन जाऊं जो उसका हाथ पकड़ के उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, आगे की जर्नी तय करने के लिए उसकी मदद कर सकूं। तो भगवान ऊपर वाले ने मुझे ये इनायत दी, ऊपर वाले ने मुझे ये सौगात दी कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए उनका हमसफ़र बना, और उनके जीवन को अगली सीढ़ी तक लेके जाने में भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी निभाने की, और मैं वो निभा रहा हूँ। मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर बहुत तजुर्बा रखते हैं, और जो उनका सबसे मेन पेशा है वो ये है कि कॉरपोरेट में, बहुत सारे कॉरपोरेट्स के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियतों के एडवाइज़र हैं, मास कम्युनिकेटर हैं, और इमोशनल कम्युनिकेटर भी कहूँगा, क्योंकि यहीं से उनकी जो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति की एक क्लिकिंग होती है, एक सेंटर होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर पर भी बहुत कुछ काम किया है चित्रेश जी ने। हम जब इससे पहले कि हम पहुँचेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, कॉरपोरेट पर, टेक्नोलॉजी पर और सोशल मीडिया पर, उससे पहले कुछ बात ह्यूमन बिहेवियर की, कि बिना ह्यूमन बिहेवियर के क्या टेक्नोलॉजी, एआई संभव है। तो किस तरीके से एक तालमेल आप देखते हैं
between human behavior और artificial intelligence? बहुत अच्छा सवाल है राशिद भाई। राशिद भाई, एक बात सभी लोगों को समझने की है कि एआई कितना भी विकसित हो जाए, उसको जो इनपुट दिया जाएगा वो उस पर ही रिस्पॉन्स करेगा। मतलब हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो हम ट्रेंड करेंगे उसका ही वो आउटपुट दे सकता है, रिजल्ट वही दे सकता है जो उसको डेटा दिया गया हो। वो सेल्फ कभी निर्णय नहीं ले पाएगा। पर इमोशन एक ऐसी चीज है, या ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसी चीज है जो हर स्थिति में खुद निर्णय लेने के काबिलियत रखती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी बड़ा हो जाए, वो कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर पाएगा, और ह्यूमन इंटेलिजेंस की हमेशा लोगों को जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है जिस व्यक्ति को ये संतुलन बनाना आ जाए, जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि आज हम इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसको अपना अच्छा हमसफर बना सकते हैं, कैसे इसको अपना अच्छा साथी बना सकते हैं, जो ये बात सीख लेगा वो आने वाले 10-20 सालों में एक नया मुकाम बनाएगा, एक नई ऊंची उड़ान उड़ पाएगा। तो ह्यूमंस बिहेवियर, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों का 80% योगदान रहेगा, और 20% योगदान रहेगा कि आपको एआई का उपयोग कैसे करना है। हाउ यू कैन इनबिल्ट, आप अपने सिस्टम में एआई को कैसे मशरूफ कर सकते हैं, उसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको एक अपना अच्छा एम्प्लॉय कैसे बना सकते हैं, उसको एक अच्छा शागिर्द कैसे बना सकते हैं। ये जिसको भी समझ में आ जाएगा वो आने वाले 20-30 साल, नेक्स्ट 2-3 डिकेड का राजा वही बनेगा। राजा बनेगा, लेकिन चित्रेश जी बनाते हैं खुद बहुत सारे लोगों को राजा। तो मैं आऊँगा आपकी तरफ कि जो आपका पेशा है, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, जिनको स्प्रेड करते हैं आप, लोग आखिर आपके पास क्यों आए और क्यों आते हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि चित्रेश जी का एक्चुअल जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, और किस तरीके से वो हेल्प आउट भी कर रहे हैं और किस तरीके से अर्न भी कर रहे हैं अपने लिए। बहुत बढ़िया राशिद जी, देखिए हर आदमी को अपनी जीवन में उन्नति करने के लिए कोई ना कोई साथियों की ज़रूरत होती है। आप अपनी बचपन से लेकर आज तक की जीवन देख लीजिए। बचपन में जब हम स्कूल में थे, तो जब हम करियर परस्यू करने के लिए सोचते थे, तो जिसका सर्कल में ऐसे लोग होते थे जो ऑलरेडी करियर परस्यू कर चुके हैं, जो अच्छे मुकाम पे हैं, यदि उसकी संगत उन लोगों से होती थी जो ऑलरेडी करियर बिल्ड कर चुके हैं, तो उसको करियर बिल्ड करना आसान जाता था। मतलब संगत अच्छी मिल जाती थी उसको। फिर जब आप कॉर्पोरेट में आ जाओ, तो कॉर्पोरेट में आप देखो 2 लोगों ने एक साथ जॉब ज्वाइन किया, एक व्यक्ति ने सुपर सक्सेस हासिल कर ली और दूसरा स्लोली ग्रेजुअली ग्रो हुआ। अब दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में मेजर फर्क था कि जिसने अल्ट्रा सक्सेस गेन की उसकी संगत अच्छी थी, उसके अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना था, उसको अच्छे लोगों की संगत मिलने से समझ डेवलप हो गई। तो मैं लोगों के जीवन में यही सबसे बड़ी हेल्प करता हूं कि आप जहां पे भी हो और आप वहां से जहां पे भी जाना चाहते हो, उस पूरे रास्ते में आपको किन चीज़ों की, किन रिसोर्सेज की, किस नेटवर्क की, किस कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी जीवन में, उन पे ही मैं काम करता हूँ। और यही मेरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स है जो मुझे लगता है कि मुझे लोगों से डिफरेंट बना रही है, और इसके माध्यम से मैं सैकड़ों लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ग्रोथ ला चुका हूँ। मतलब जो बच्चे मेरे पास 6000 की इंटर्नशिप पे आए थे, आज वो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैंने प्रकृति से एक चीज सीखा कि देना, प्रकृति को आप देखो, उसको देना ही बस आता है। आपको हवा दे रही है, पानी दे रही है, हर संसाधन दे रही है विदाउट कोई एक्सपेक्टेशन। तो जब इसी प्रकार से इंसान भी काम करते हैं तो आप देखिए उन्नति कितनी फास्ट होती है। तो मुझे लगता है जीवन में हर किसी के पास देने बहुत कुछ होता है, बस आपको वो नियत बनानी है। भगवान आपको इतनी हिम्मत देता है, इतनी तरक्की बख्शता है कि जब आप अच्छी नीयत के साथ लोगों की हेल्प करो तो भगवान उनकी ग्रोथ तो करता ही करता है, आपकी भी सुपरफिशियल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। इंटेंट की बात कर रहे हैं आप? इंटेंट की बात जी, कि इंटेंट कितना आपका प्योर है, कितना क्लियर है, और किसी भी काम के लिए, चाहे रिश्ते की बात हो या आपके प्रोफेशन की बात हो या XYZ, आप कोई भी काम करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो डेफिनेटली इंटेंट अगर आपका क्लियर है और प्योर है तो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। ऑफ द माइक हमारी चर्चा हो रही थी, आपने कहा था कि आप की जो एबिलिटीज़ होती हैं, जो आपकी काबिलियत होती हैं, तो वो चीज़ें आपकी तरफ खुद ब खुद आती हैं, ऐसा नहीं कि आपको सर्च करना पड़ता है। इस पर रोशनी डालें और नाजरीन के लिए थोड़ा सा बताएं कि क्या ये एक पूरा फलसफा है। सो देखिए, आज क्वांटम साइंस भी ये बात बोलता है कि वी आर लिविंग इन द यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़। हम एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ के चारों तरफ आयाम में रह रहे हैं।
आप अपने आप को जिस रूप में काबिल बना लेते हैं, उस रूप में वो पॉसिबिलिटी आपके पास तक पहुंच जाती है। मतलब आपको कुछ अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। फर्ज करिए मुझे पानी पीना है, तो मुझे पानी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को सेक्शन मोड में लेके आओगे, अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करोगे, तो खुद ब खुद कोई रिसोर्स ऐसा आपके पास आ जाएगा जिससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। आप जीवन में चाहे रिलेशनशिप बोलें, आप जीवन में चाहे पैसा बोलें, आप जीवन में करियर बोलें, कुछ भी बोलें, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं या जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी यूनिवर्स के किसी ना किसी जगह पे रखा हुआ है। आपको उसको टैप करना आना चाहिए, आपको उस तक पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए, और वो रास्ता होता है खुद को काबिल बनाना। बस एकमात्र रास्ता है कि आप अपने आप को उस लेवल पे बनाने के लिए दिन रात प्रयास करिए, और आप पहले मिनट से फील करिए कि आप वो सब अचीव कर चुके हो। वो कहते हैं ना कि नॉक 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 कहते हैं, और किसी शायर ने कहा है कि तुम मरना या जीना लेकिन कोशिश मत छोड़ना। एग्जैक्टली मरना चाहे जीना लेकिन कोशिश मत छोड़ना, क्योंकि खुलते हैं दरवाजे खटखटा देने के बाद। एग्जैक्टली आप देखो राशिद भाई, लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको लोन की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ से मान लीजिए सोनीपत जा रहे हैं बाय कार, तो आप मुरथल बीच में आएगा तो आप उसी ढाबे पे, उसी रेस्टोरेंट पे रुकोगे जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां पार्क होती हैं। मतलब ऊपर वाला भी भरे को ही भरता है। उसी प्रकार यूनिवर्स में सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पर जब आप यहां ये महसूस कर लो ना कि मेरे पास सब कुछ है, और आप हमेशा ग्रेटिट्यूड के मोड में रहो, हमेशा धन्यवाद के मोड में रहो, हमेशा कृतज्ञता के मोड में रहो कि मुझे परमात्मा ने सब कुछ दिया है। आप देखिए धीरे धीरे आपके पास वो सब आ जाता है जो आप आकर्षित करना चाहते हो, जो आप बोलते हो ना, जिसको मैंने ये ख्वाहिश की थी। पर जब आप उस ख्वाहिश के हिसाब से खुद को जीने लगते हो, अपने जीवन को उस रूप में ढाल लेते हो, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आपके पास आ जाती है। मतलब वो खुद भी आपको अट्रैक्ट कर रही थी, पर आपने अपने आप को उसके काबिल नहीं बनाया, इसलिए अब तक आपको नहीं मिली। जिस दिन आप खुद को उस काबिल बनाओगे, वो चीजें चल के आपके पास आएंगी। आपको कुछ आकर्षित करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं जीवन में। चलिए, आकर्षित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चित्रेश जी बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं। एक कम्युनिकेटर हैं, मास कम्युनिकेटर, एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका भी अदा करते हैं, और कॉर्पोरेट एडवाइजर्स हैं। चित्रेश जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट सी एक बात है कि करियर को लेकर, न सिर्फ आपका करियर, न सिर्फ मेरा करियर, और जो नौजवान हैं उनकी बात करें तो शुरू में बड़ा एक कहते हैं ना कि स्ट्रगल होता है जहन में कि आखिर क्या चुने क्या ना चुने। और आपका वाला जो पेशा है, इस पेशे पर ज़रा रोशनी डाल के बताएं कि ये पेशा अनायास ही ऐसे बन जाता है, या लोग इसके पीछे कोशिश करते हैं, या तमाम जगहों पर तमाम खटखटाते हुए दरवाजे आते हैं और फिर इतनी नॉलेज हो जाती है, इतना तजुर्बा हो जाता है कि ऑटोमेटिकली आप उस पेशे के अंदर आ जाते हैं। क्या ये पेशा लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, ये एक पेशा हो सकता है आज के वक्त में? आज के समय पे कॉर्पोरेट ट्रेनर या लाइफ कोच या किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना बहुत सहज, बहुत सरल हो गया है, और इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल आ चुका है। अनलिमिटेड, क्योंकि स्पीकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है, एक ऐसा पेशा हो गया है जिस पे आपको 1 घंटे का 1,000 रुपये भी मिल सकता है, और 1 घंटे का 10 लाख रुपए भी मिल सकता है, और 1 घंटे का 50 लाख रुपए भी मिल सकता है। वही बात है कि आपने खुद को कितना काबिल बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, जैसे जैसे AI आ रहा है, वैसे वैसे ट्रेनर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। बहुत तेजी से इस पर्टिकुलर करियर को एक बड़ा उछाल मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया हावी हो रहा है, वैसे वैसे आप देखो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वैसे वैसे लोगों को जो सीखने की पहले कला स्कूल कॉलेजेस में मिलती थी, अब लोग सोशल मीडिया में इतने ज्यादा उलझे हैं कि वो उस कला को सही तरीके से उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जगह पे एक लाइफ कोच का काम होता है, एक लाइफ कोच का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक लाइफ कोच वो व्यक्ति होता है जो अपने जीवन के कठिन और अच्छे दोनों अनुभव का यूज करके सामने वाले के जीवन में कठिनाइयों को दूर करने में हेल्प करे, सामने वाले को कोच करे कि यार मेरे जीवन में एक कठिनाई आई थी, तुम्हारे जीवन में भी आ सकती है, यदि तुमने ये रास्ता अपनाया तो ये कठिनाइयां कम हो जाएंगी। मैं सवाल ये कर रहा हूं आपसे कि चित्रेश सोनी जैसे और भी कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और लाइफ कोचेस भी हैं, अगर किसी नौजवान को ये बनना हो तो उसको जाहिर है कि बहुत सारा तजुर्बा चाहिए, बड़े स्ट्रगल्स चाहिए, तब जाकर आप तजुर्बों के बाद अपनी बात बता सकते हैं। तो और किसी का सपना हो जाए कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है,
या लाइफ कोच बनना है, तो उसके लिए क्या रास्ता हो, क्या रहा हो आज के दौर में? भारत की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, Absolutely. बहुत पुराने। सुभाष चंद्र बोस भी एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। महात्मा गांधी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर थे। ये सारे लोग स्पीकर भी थे, इन्फ्लुएंसर भी थे। उस दौरे में सोशल मीडिया नहीं चलता था, इसलिए वो अलग तरीके के इन्फ्लुएंसर थे। आज सोशल मीडिया चल रहा है तो अलग तरीका का शिव इन्फ्लुएंसर। खेड़ा को क्या क्या कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? शिव खेड़ा सर, भारत में जिन्होंने स्पीकिंग स्किल्स को बड़े लेवल पर प्रमोट किया, पब्लिक लेवल पे बड़े लेवल में प्रमोट किया, उसमें शिव खेड़ा वन ऑफ द पायनियर है। शिव खेड़ा हो गए, फिर गुजरात साइड जाओ तो जितेंद्र अड़िया जी बड़े पुराने खिलाड़ी रहे। फिर आप वेस्ट साइड में जाओ तो संतोष नायर बड़े पुराने खिलाड़ी थे। फिर आप साउथ साइड जाओ तो एक टी राजा बड़े पुराने खिलाड़ी रहे। ये सारे मैं वो खिलाड़ी बता रहा हूँ जो आज से 30-40 साल पहले, 30 साल मिनिमम 30 साल पहले लोगों को सिखाना शुरू किया हुआ था। फिर आप उनके बाद वाला दौर देखो तो विवेक बिंद्रा जी हो गए, उज्जवल पाटनी हो गए, सोनू शर्मा हो गए, उसके बाद वाले दौर में हो गए जी। फिर उसके बाद वाले दौर की बात करें तो हम हिमेश मदान हो गए, अनुराग ऋषि हो गए, सागर सिन्हा हो गए, भूपेंद्र सिंह राठौर हो गए। तो जैसे जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे ये जो पर्टिकुलर पेशा है ये बड़ा सरल सहज हो गया है। आज कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 5-10 साल काम किया है, को 5-10 साल किसी भी फील्ड में, और वो लाइफ कोच बनना चाहे या ट्रेनर बनना चाहे या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहे, जिसके पास भी 5-10 साल का किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो 6 महीने से 18 महीने की अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम करके मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, कोच बन सकता है, लाइफ कोच बन सकता है और अपनी एक सस्टेनेबल इनकम बना सकता है। आपके भी कई सारे शागिर्द और मुरीद देखे हमने सोशल मीडिया पे, आपके विषय में बहुत सारी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं और बहुत कुछ कहा। मैंने देखे आपके कुछ वीडियोस और आपके जो शागिर्द हैं या साथी हैं वो बड़ी प्रशंसा आपकी कर रहे थे। तो मैं फिर से इस पर थोड़ा सा और रोशनी चाहूँगा आपसे कि ये करियर एक बहुत स्ट्रांगली आ रहा है और ख़ास तौर पर आपकी बात कि चित्रेश सोनी कहाँ से शुरू किया, और जो मुझे कुछ आपके चाहने वालों से पता लगा वो ये कि आपने शुरू में कुछ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए, उसके बाद सोना चांदी से भी आप खेले, फिर स्टॉक मार्केट, फिर उसके बाद सीमेंट, गारा, मिट्टी ये भी देखा और फिर पॉडकास्ट की दुनिया, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, और जब ये तालमेल खाती हैं सारी चीज़ें मिलकर तो तब शायद जाकर चित्रेश बनते हैं। तो मुझे अपने बारे में आप थोड़ी सी ज़रा रोशनी दें कि क्या मुश्किलें, क्या आसानियाँ और कैसे यहाँ तक का सफ़र। एग्जैक्टली राशिद भाई, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे शुरुआती जीवन में बहुत चैलेंजेस थे। मतलब हम एक घर में परिवार के 10-15 सदस्य एक साथ रहते थे, एक 4 कमरे के घर में, वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई। और पिताजी ने मुझे लगभग सारी वो व्यवस्था दी जो एक कॉमन बच्चे को मिलनी चाहिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी परवरिश की, पर फिर भी एक अभाव की ज़िंदगी थी। मतलब जो मेरे सपने थे उस सपनों के हिसाब से थोड़ा अभाव था जीवन में। तो जब मैं 12-13 साल का था तभी मेरे जीवन में, मेरे मन में ये आ गया था कि मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है। और क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सोने चांदी के बिजनेस था, तो मैं 14-15 साल की उम्र से डोर टू डोर मार्केटिंग करना मैंने शुरू कर दिया था। घर घर जाके प्लास्टिक के एक्यूप्रेशर की प्लेट्स बेचता था जिस पे खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, प्लास्टिक के जो रोलर्स आते थे एक्यूप्रेशर वाले वो बेचता था, मसाजर बेचता था, ये सारी चीज़ें घर घर जाके बेचना शुरू किया। उसके बाद जब उसमें लगा कि यार इसमें मैं वो नहीं बना पाऊंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं सोने चांदी के बिजनेस में आया, सोने चांदी का बिजनेस किया, फिर फास्ट फूड का भी बिजनेस किया। हर बिजनेस में एक अच्छा मुकाम, जो मेरी उस समय की सोच थी, उस सोच के हिसाब से एक अच्छा मुकाम जब हासिल किया तो लगा नहीं यार मैं इससे नेक्स्ट लेवल कुछ कर सकता हूं। जब भी आपके जीवन में कोई चुनौती, कोई चैलेंज आता है तो आप ये मान के चाहिए परमात्मा आपको कोई दूसरा रास्ता देना चाह रहा था, आप उस रास्ते पे नहीं चल रहे थे, इसलिए चैलेंज दिया जिसमें आप डायरेक्शन चेंज करोगे। तो मैं सोने चांदी के बिजनेस में था और मैंने उस समय बहुत बड़े रकम की मुझे एक लॉस हुई। तो वो जब लॉस हुआ तो मन में एक ख्याल आया कि अब मुझे वो काम करना है जिसमें पूंजी ना लगाना पड़े, पैसा ना लगाने पड़े, और बस वही सोच मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लेके आ गई। तो मुझे लगता है राशिद भाई, यदि मैं टोटल काउंट करूं तो 15 से 17 बार मैं फेल हुआ, 17 अलग अलग बिजनेसेस में फेल हुआ, उसके बाद यहाँ पहुंचा। तो जो मैंने पहले भी आपसे बोला कि यदि आपके जीवन में अच्छे अनुभव हैं, चाहे वो अनुभव फेलियर के ही क्यों ना हो, तो ही आप किसी और को गाइड कर सकते हैं। और एक फेलियर इंसान ही एक बता सकता है
कि ये गलती करने से आप फेल हो सकते हो। सक्सेस वाले तो बहुत सारी बातें करते हैं, पर मैं बोलता हूं कि आपको अल्ट्रा सक्सेसफुल होना है तो फेलियर्स लोगों के साथ बैठो और पूछो कि उनके जीवन में क्या वो गलतियां थी जिससे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और वो गलतियां अपने जीवन में अवॉइड करो। जिसने ये चीज समझ ली वो लाइफ में ग्रो करता है। कहते हैं ना कि मुश्किलें आपके मन का हौसला आजमाती हैं और कई बार सपनों को आपकी आंखों से हटाती हैं। लेकिन मुश्किलें ही तो हैं जो इंसान को जीना सिखाती हैं। एग्जैक्टली। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऊपर वाला जब देता है तो टो लेता है। मतलब जब आपके मटके में ऊपर वाला भर के कुछ देने वाला होता है तो पहले ठोक के देखता है कि इसमें लेने की क्षमता है कि नहीं। भगवान आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता होता है ना, तो पहले आपके कंधों को वो चेक करता है कि आपके कंधे वो बोझ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। क्या आपके कंधे वो सफलता उठाने के लिए तैयार हो गए हैं या नहीं हो गए। बिल्कुल। जब वो टेस्ट कर लेता है ना, छोटी छोटी चुनौतियां देके, जो उस दिन तो हमें लगता है कि यार मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, यार मैं तो जीरो हो गया जी। पर आज जब 10-15 साल बाद आके मैं वो पीछे मुड़ के देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि उस दिन यदि चित्रेश खत्म नहीं हुआ होता तो ये चित्रेश का जन्म हो ही नहीं सकता था। तो भगवान कुछ भी बड़ा देने से पहले आपको टोता है, आपको टेस्ट करता है, आपकी परीक्षा लेता है। तो जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, कोई चुनौती आए, तो जाके भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, खुदा को धन्यवाद देना चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे ये चुनौती दी है, बस शक्ति और दीजिए इस चुनौती का सामना करने की। और आपने ये चुनौती दी है, मतलब आपने मुझे चुना है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। तो अब आपने मुझे चुन लिया है तो मैं सारी परीक्षाओं के लिए तैयार है। बस आप हिम्मत दीजिए, बस आप ताकत दीजिए कि मैं इसका सामना खुश होकर कर सकूं जी। जब ये जो भी सोचता है वही जीवन में हौसलों की उड़ान में सफर करता है। बाकी लोग एवरेज जीवन जी के अपनी जीवन खत्म कर। हौसलों की उड़ान की जो टैग लाइन है जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने लिखी हुई है, और कहते हैं गांव और शहर मिलकर आते हैं, गांव की मिट्टी से लोग आते हैं, शहरों में कामयाब होते हैं और नई नई कहानियां लिखते हैं, नई नई इबारतें लिखते हैं। उसी पर इस तरह से लिखा है कि रुक सके ना झुक सके जो, रुक सके ना झुक सके जो, इस तरह से उस गगन को मंजिलों को पा सके जो। गांव क्या, ये शहर क्या है, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है। बहुत बढ़िया, ये हौसलों की उड़ान है, बहुत बढ़िया। और ये आपके ऊपर भी फिट होती है, उस शहर से यहाँ तक का सफ़र और ये लंबी लंबी कामयाबियाँ। तो इसी पर थोड़ी सी और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पॉडकास्ट की दुनिया चल रही है, वक्त चल रहा है, बड़े बड़े हम पॉडकास्टर्स देख रहे हैं और नाजरीन को और नौजवानों को ये बताने की कोशिश करेंगे हौसलों की उड़ान के ज़रिए कि कैसे वो इस पेशे को आजमा कर अपनी पॉकेट को लबालब कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स भी दीजिए जो रिनाउंड पॉडकास्टर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कितने पैसे वो कमा पा रहे हैं कमोबेश, और कैसे इसको नौजवान अडॉप्ट कर सकते हैं एक करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर। जरूर सर। आप देखिए राशिद भाई, लास्ट 3 से 4 सालों में पॉडकास्ट करने वालों की एक नई, मैं बोलूँगा पूरी जनरेशन आ गई। और ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में पहले कोई ना कोई दूसरे काम किए थे, बाद में इस इंडस्ट्री में आए। उनमें से कुछ हैं जो डायरेक्ट सेलिंग्स में थे, जो MLM डायरेक्ट सेलिंग करते थे, कुछ थे जो ऑलरेडी टीवी एंकर थे, कुछ हैं जो ऑलरेडी आर्टिस्ट रहे। और ये सारे लोग सर आज हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में कमा रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे आपकी इंडस्ट्री की बात करें तो शुभंकर मिश्रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बैलेंस शीट उनकी हो गई है, बहुत अच्छा चार्ज करते हैं और बहुत अच्छा पॉडकास्ट भी करते हैं। फिर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो भारती एक अच्छी कॉमेडियन रही, अच्छे कॉमेडी करते करते उन्होंने अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू किया और आज वो भी लाखों रुपए में एक एपिसोड करती हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ आ जाएं या ट्रेनर्स की तरफ आ जाएं तो आप देखिए सोनू शर्मा है, विवेक बिंद्रा जी हैं, हिमेश मदान हैं, ये सब लोग दे ऑल आर अर्निंग इन CR, सब करोड़ों में कमा रहे हैं। फिर हम और थोड़े छोटे लेवल की बात करें, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले पर्दे के पीछे भी बात कर रहे थे जी, शिखा शर्मा जी हैं, फिर आशीष अग्रवाल जी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, यहाँ आ चुके हैं, प्रियंका जी हैं। ऐसे तमाम पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं जो लाखों में बहुत आसानी से कमा रहे हैं। मतलब यदि एक आदमी 1 साल मेहनत कर ले, 1 साल शिद्दत से इस पेशे में, और मेहनत करने से पहले खुद को इवैल्यूएट कर ले कि आई एम फिट फॉर दिस इंडस्ट्री और नॉट। एब्सोल्युटली, है ना। फिट फॉर दिस इंडस्ट्री का मतलब कि जैसे आपका कैमरा फेस करने का कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप सेंस ऑफ ह्यूमर वाले हैं कि नहीं है, आपको एक कन्वर्सेशन को पर्टिकुलर एक फ्लो में ले जाने की कला है कि नहीं है, आपके कन्वर्सेशन से सामने वाले को कोई आउटपुट मिले, कुछ सीखने मिले, क्या ये कन्वर्सेशन आप कर पाओगे,
क्या आप गेस्ट के अंदर डीप डिग करके उसके अंदर के रिसोर्सेस को, उसके अंदर की सोच को, उसके अंदर के टैलेंट को, उसके अंदर के ख्यालों को, उसके अंदर के एक्सपीरियंस को क्या निकाल पाओगे? ऐसे कुछ यदि आपके पास स्किल्स हैं या वो स्किल्स आप सीख सकते हो, तो आप 1-1.5 साल इस इंडस्ट्री को दीजिए। इस इंडस्ट्री में आप कोई भी आईटी इंजीनियर से अच्छे पैसे, कोई भी एमबीए करने वाले से अच्छा दौलत इस इंडस्ट्री में आप बना सकते हैं। आने वाले 5-10 साल इस इंडस्ट्री का बड़ा फ्लरिशिंग टाइम होने वाला है। और मैं आपके मंच पे एक बात दावे से बोलता हूं कि आने वाले समय में पॉडकास्ट ओटीटी को और सास बहू के सीरियल्स को सबको रिप्लेस कर देगा। पॉडकास्ट आने वाले समय में जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, ईटी टाइम्स ने बोला था, ईटी टाइम्स की एक रिपोर्ट है जिसमें ईटी टाइम्स बोलता है कि 37% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से पॉडकास्ट इंडस्ट्री बढ़ रही है। 37% CAGR से पॉडकास्ट इंडस्ट्री बढ़ रही है। जो इंडस्ट्री आज मिलियन में है, वो इंडस्ट्री बिलियन में होने के लिए आतुर है। और इस इंडस्ट्री में आज युवाओं की बहुत जरूरत है। मतलब आज मैं बोलता हूं कि लाखों युवा भी इस इंडस्ट्री में आ जाए तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि आज से 20 साल पहले कितने लोगों के मोबाइल में इंटरनेट होता था, आप बताइए। ठीक फरमा रहे है ना? कुछ लोगों के। फिर और 10 साल पीछे चले जाओ तो कुछ और थोड़ी सी नंबर्स बढ़े। 2015-16 के बाद जब रिलायंस जियो आया और उसने इंटरनेट बड़ा सहज सुलभ बनाया, उसके बाद से आप देखो, आप आज रिक्शा जो चलाते हैं उनके हाथ में भी स्मार्टफोन देखोगे, जो रोड पे मजदूरी करते हैं उनके हाथ में भी स्मार्टफोन देखोगे, एंड दे ऑल आर यूजिंग स्मार्टफोन फॉर ओनली एंटरटेनमेंट। बट ये सारी ऑडियंस धीरे धीरे एंटरटेनमेंट से जब एड्यूटेनमेंट की तरफ जाएगी तो पॉडकास्ट विल बी वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर एजुकेशन। क्योंकि पॉडकास्ट में आप किसी के भी जीवन के, पूरे जीवन के अनुभव को 1-2 घंटे में आप सुन पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। जिन लोगों से मिलने की आपकी तमन्ना होती है, जब वो पॉडकास्ट पे एज अ गेस्ट बैठते हैं तो आपको 2 घंटे में उसकी पूरी जीवन की बायोग्राफी पता चल जाती है। जैसे पहले बायोग्राफी की बुक्स बिकती थी ना, वही सेम रिप्लेस हो जाएगा पॉडकास्ट में। क्योंकि बायोग्राफी में तो उसकी जुबान की लिखी हुई चीज होती थी, यहां तो साक्षात बैठ के खुद ब खुद से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो पॉडकास्ट इंडस्ट्री आने वाले 5-10 साल में बहुत फ्लरिश होने वाली है राशिद भाई। और मैं जो भी नौजवान ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, यदि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, उनमें काबिलियत है गहराई तक पहुंचने की बातों में, तो वो जरूर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। राशिद भाई, मैंने अभी लास्ट 6-8 महीने में कम से कम 15 से 20 महिलाओं को पॉडकास्ट शुरू करवाया और वो सब आज बहुत अच्छे मुकाम पे चल रही हैं। सबके पॉडकास्ट पे हजारों में सब्सक्राइबर हो गए हैं और सबके पॉडकास्ट पे महीने में वो 50,000 से 2 लाख के बीच में बहुत आसानी से बना रहे हैं। क्या बात है! मतलब लास्ट 1 साल की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो इस इंडस्ट्री में जो भी नौजवान को सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जिसको भी क्वेश्चंस पूछने की कला है, जिनको भी डीप डिग करने की आदत है, वो सारे लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करिए और इस इंडस्ट्री में आप फ्लरिश करेंगे। आने वाले 5-10 साल बाद आपका करियर के लिए आपको कभी परेशानी नहीं होना पड़ेगा। एक वक्त था जब हम लोग सिनेमा देखते थे, 3 घंटे की पिक्चर, और उसके अंदर पूरा आपका मज़ा आता था। और आज का एक दौर आ गया है कि 3 मिनट की शायद रील होती है और उसको हम देखकर वही मज़ा हासिल कर लेते हैं। क्या पॉडकास्ट उस तरीके के सिनेमा को, उस तरीके की कलाकारी को रिप्लेस करते हुए नजर आता है आपको? 100% रिप्लेस करेगा। देखो, मैं आपको 3 मिनट की बात पे एक इससे अपोजिट एग्जांपल देता हूं। अभी राज शमानी ने एक पॉडकास्ट किया था विजय माल्या जी का। 3 घंटे का पॉडकास्ट था, एक दिन में मिलियंस व्यू हुए थे 3 घंटे के पॉडकास्ट में। उसके बाद उसने एक और पॉडकास्ट किया जो डिस्पेंजा का, वो भी बहुत अच्छा चला। अभी हिमेश मदान जी ने एक पॉडकास्ट किया अनुराग ऋषि का, 3 घंटे का पॉडकास्ट था, वो भी बहुत अच्छा वायरल हुआ। तो आप ये देखिए कि 3 मिनट वाले कंटेंट देखने वाले लोग भी हैं और 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने वाले भी लोग हैं। जो लोग सच में सीरियस डीप कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं वो पॉडकास्ट की पसंद होते हैं। और पॉडकास्ट, जो लंबे पॉडकास्ट देखने वाली ऑडियंस होती है, वही पेइंग ऑडियंस होती है। मतलब मैं कभी कभी इस बात को लेके दुख भी होता है मन में राशिद भाई। आज आप चाइना के बच्चों को देखो, वो स्किल सीखते हैं, वो नट बोल्ट कसना सीखते हैं 7-8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में। और आप कभी भी चाइना कोई भी जाता है तो देखो, आप हजारों नहीं बल्कि मैं कहूंगा किलोमीटर की फैक्ट्रियां होती हैं और फैक्ट्रियां में महिलाएं, बच्चे सब कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। और हम इंडियंस क्या कर रहे हैं? हम केवल
सरकार को दोष देते हैं, हम केवल माता पिता को दोष देते हैं, हम केवल नेचर को, संसाधन को दोष देते हैं और अपना पूरा वाइजरी, अपना पूरा बुद्धिमत्ता उपयोग करते हैं मोबाइल की रील्स देखने बस में और एडवाइस देने में कि विराट कोहली को शॉट ऐसा नहीं मारना चाहिए था, ऐसा मारना चाहिए था, मोदी जी को ये नहीं करना था, ये करना चाहिए था। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अच्छा, इसी पर आते हैं। जो देश की जो सामाजिक स्थिति है, माशरा है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है अभी तक का, और एक कृषि, खेती किसानी, तो एक ओवरऑल आपकी व्यू इस सब पर कि किस तरीके से इन अ रिसेंट फ्यूचर ग्रो करेगा एज ए नेशन भारत, और इसमें जो भूमिका है इस वक्त की, या पॉडकास्ट की या टेक्नोलॉजी की, ये भूमिका किस तरीके से आगे बढ़ेगी और कहाँ देख रहे हैं आप हिंदुस्तान को? राशिद जी देखिए, हर जमाने में किसी न किसी माध्यम ने एक मार्गदर्शक का काम किया है। कभी ये मार्गदर्शक न्यूज़पेपर रहे, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय न्यूज़पेपर मार्गदर्शक रहे, जब हम लोगों का जन्म हुआ उस समय टेलीविज़न धीरे धीरे मार्गदर्शक बना। उसी तरीके से आज यूट्यूब या सोशल मीडिया ओवरऑल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। अब देखने वाले की चॉइस है कि वो क्या देख रहा है, वो एंटरटेनमेंट देख रहा है या एडुटेनमेंट देख रहा है। आज मैं ऐसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल देता हूं राशिद भाई, जिन्होंने YouTube देख के YouTube से करियर बनाया और आज करोड़ों में बना रहे हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स की बात करो, सारे लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। आज मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ऐसे नाम बताता हूं जिन्होंने YouTube पे ट्रेनिंग की और YouTube पे ट्रेनिंग करके उन्होंने अपना उत्पादन शुरू किया और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। आपके और हमारे जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि वो एक एक शब्द जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, वो शब्द को देखने वाले बहुत सारे यूथ होते हैं। तमाम देश आपको देखता है। उस समय आपको गंभीरता रखनी चाहिए कि आप क्या परोस रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या सिखा रहे हो। यदि ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग अच्छे से निभाते हैं तो हम एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, आज भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। हम यहीं पे आएंगे, दोबारा से आएंगे नंबर 2 की बात करते हुए, लेकिन जो आपने पहले बात कही उस पर एक सवाल मेरे जहन में आया। बिल्कुल। वो ये कि कोई इंस्पेक्शन, कोई लगाम, कि कोई किसी को भी सोशल मीडिया पे अपने तरीके से अभद्रता करे या कोई और बात कहे या गैर वाजिब बात कहे या जो चीज़ ऑथेंटिसाइड नहीं है उसको वो पेश करे, तो किस तरीके का एक लगाम भी लगाने की कोशिश होगी इस पर पॉलिसी के जरिए? ये बहुत अच्छा सवाल राशिद जी। अभी देखिए, रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी में रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की एक कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसे शब्द बोले ऑनलाइन जो नहीं बोलने चाहिए, मतलब उसकी पर्सनैलिटी पे तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप देखिए, उस पर गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और लोगों ने भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूं जी, पर लोगों ने उसके घर पे जाके, उसके माताजी के ऑफिस में जाके भी बड़ी अभद्रता की। ये ठीक नहीं है। पर अब गवर्नमेंट, क्योंकि ये जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, कोई भी चीज पे पॉलिसी बनना या कोई भी चीज पे काम करना तब होता है जब वो एक बड़े व्यापक रूप में देश में काम करे। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे भारत में एक दौर चलता था जब चिटफंड कंपनियां बहुत तेजी से खुली और बहुत तेजी से बढ़ी भी, पर जब उनमें घपले घोटाले होने शुरू किए तब गवर्नमेंट ने उस पर एक पॉलिसी लाए। फिर आप देखो, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा फ्रॉड होना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी लाया। फिर क्रिप्टो में बड़ा फ्रॉड होना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी लाया। वैसे ही अब सोशल मीडिया पे भी गवर्नमेंट पॉलिसी पे काम ऑलरेडी कर रही है। ऑलरेडी बहुत सारे सोशल मीडिया के, आप ये मान के चलिए, जितने भी लोग इररेलेवेंट कंटेंट बनाते थे बिजनेस आइडिया के, लास्ट 1 साल पहले कम से कम 150-200 ऐसे अच्छे चैनल को यूट्यूब ने ही सस्पेंड कर दिया कि आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मिस इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। इवन YouTube ने तो इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी है कि फॉर एग्जांपल राशिद भाई के चेहरे से एक वीडियो बना था और वो चैनल सस्पेंड हुआ है, तो अब राशिद भाई कोई भी नया चैनल बनाएंगे उसको भी सस्पेंड कर देगी YouTube। इतना स्ट्रिक्ट है। वेरी नाइस। तो ये सारा स्ट्रिक्ट खाली YouTube के एंड से नहीं है। जब भारत सरकार ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपके चैनल के माध्यम से या आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारे कुरीति प्रमोट हो रही है, सारे इररेलेवेंट चीजें प्रमोट हो रही हैं, तो लास्ट 1 साल की मैं रिसेंटली बात बता रहा हूं आपको, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पे लगाम कसी गवर्नमेंट के द्वारा। मैं आपको नाम लेना ठीक नहीं रहेगा ओपन मंच पे,
पर गवर्नमेंट ने ऐसे 8-10 बड़े फिन इन्फ्लुएंसर्स को, उनको सेबी ने रेड मारी, उनका पूरा अकाउंट सीज किया, जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, गलत तरीके से सिखा रहे थे, उनके अकाउंट सस्पेंड किए, उनको पेनल्टी लगाई। तो गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है और सोशल मीडिया भी एक्शन ले रही है। अब जब इस पे बड़े रूप में काम होना शुरू हुआ है तो गवर्नमेंट इज डेफिनेटली टेकिंग एक्शन, ले ही रही है ऑलरेडी, मतलब लेगी नहीं, ऑलरेडी। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का और बिजनेस आइडिया प्रमोट करते थे जो लोग, उन सबके पूरे मतलब जिसने भी ऐसा बोला गारंटेड इनकम, गारंटेड कमाओगे, ऐसे सारे चैनल और सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। बहुत खूब। मतलब कोई भी गारंटी आप नहीं दे सकते, कोई भी दवा आप यदि प्रमोट कर रहे हो तो आप गारंटेड नहीं बोल सकते। ट्रू। मतलब एक गाइडलाइन बन गई है। ट्रू ट्रू। ठीक है, उसी पर आते हैं फिर। 1 नंबर की बात की आपने, हम 2 पर थे तो वहां से शुरू करते हैं। फिर दूसरा सर, इस समय है ना, आप ये मान के चलिए भारत बहुत एग्रेसिवली 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। हम ऑलरेडी 4th नंबर पे आ गए हैं। इस समय हमारे देश के यूथ यदि एक साथ मिलके का मतलब कि सब सही डायरेक्शन में काम करें, आज गांव में सर बहुत पोटेंशियल है। राशिद भाई मैं बताता हूं, मैं ऐसे अभी हम ऑफ द कैमरा भी जब बात कर रहे थे, मैं ऐसे 2500 IIT IIM करने वाले लोगों को जानता हूं जो वापस गांव की ओर आ गए, डेयरी उत्पादन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, शहद उत्पादन कर रहे हैं, घी बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, पॉली हाउस लगा रहे हैं, फिर उसके बाद ड्रम स्टिक की खेती कर रहे हैं, उसके बाद मुरब्बा बना रहे हैं आंवले का। मतलब मैं ऐसे 50-100 एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं जो सारे लोग वापस गांव की ओर आए हैं। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश था। आज से 30-40 साल पहले हमारे यहाँ पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इरिगेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। आज हमारे पास पानी की भरपूर व्यवस्था है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी बड़ी उन्नत हो गई है। आज यदि हम वापस गांव की ओर जाएं, वापस युवा यदि टेक्नोलॉजी का यूज करके, अच्छे इरिगेशन सिस्टम का यूज करके खेती किसानी करें, तो भारत पूरे विश्व को खाना खिला सकता है। भारत में इतना मादा है, भारत में इतना पोटेंशियल है। तो भारत में यदि आप बिजनेस कोच हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि जो युवा बड़े बड़े शहरों के अंदर आकर मुसीबतों का सामना करते हैं, मुश्किल ज़िंदगी जीते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, IITians होते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, MBA होल्डर्स हैं, तो क्या उनको गांव की तरफ रुख करना चाहिए? राशिद भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में रहता है और 50,000 कमाता है तो कितना पैसा बचाता होगा? कितना पैसा बचाता होगा? अब वही है कि वो कहते हैं ना कि क्या निचोड़ेगा और क्या खाएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं बचता होगा। समझ में आती है। जब कुछ भी नहीं बच रहा है तो ऐसी नौकरी करने अपने परिवार से दूर क्यों जाना? यदि आप बड़े शहर में रह रहे हो और ऐसा इतना पैसा कमा रहे हो कि आप महीने का 2-5 लाख बचा पा रहे हो, तो आप शहर में आके रहो। यदि आप 2-5 लाख नहीं बचा पा रहे हैं, यदि आप डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शहर से बेहतर है गांव में जाओ और अपॉर्चुनिटियां तलाशो। और मैं आपको एक नहीं मतलब आपके मंच पे मैं 100 आइडिया बता सकता हूं जो गांव से शुरू किए जा सकते हैं, बहुत कम पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं, और हर महीने 50,000 से लाख रुपए बचा सकता है व्यक्ति, यदि ईमानदारी से 6 महीने 1 साल दे दे। वेरी नाइस। 6 महीने 1 साल। मेरे एक मित्र हैं आगर मालवा के पास, आगर में ही उनका घर है, तो वो लास्ट 6-8 महीने पहले मुझे मिले और बोले चित्रेश भैया मेरे पास इतने इतने रिसोर्सेज हैं और मैं गांव में कुछ करना चाहता हूं, क्या करूं? मैंने उनको एक मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग सेंटर में भेजा कि आप यहां जाओ, जाके देखो क्या ये काम तुम कर सकते हो, क्या आप में कैपेबिलिटी है। भाई साहब उन्होंने मेरी बात पे क्विक एक्शन लिया, मशरूम की ट्रेनिंग ली। आज वो भाई साहब, हर्ष नाम है उस लड़के का, आज वो भाई साहब आगर से हर्ष नाम का बंदा मशरूम का उत्पादन कर रहा है और महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए कमाता है, दिन में 2-2.5 घंटे काम करके। और ऐसे आप यदि इजाजत दें तो मैं एक नहीं 100 बिजनेस बता सकता हूं इजाजत तो जो गांव में ही गांव में है सर। इजाज़त का क्या कहें कि चित्रेश भाई, वक्त की पाबंदी है और वक्त इजाज़त दे तो आपके अंदर इतना कुछ है कि बहुत कुछ बताया जा सकता है। तो आज नहीं तो कहते हैं ना कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं। मतलब मैं एक लाइन में समराइज करता हूँ। आज एक मित्र हैं जो फूल का बिजनेस करके यूजफुल, जो मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, उन फूल को वहां से उठा के उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती बना रहे हैं। एक मित्र है जो मधुमक्खी पालन का बिजनेस कर रहे हैं, आंवले की खेती कर रहे हैं। ये सब ऐसे बिजनेस है ना जो छोटी सी जगह में छोटे से पूंजी से
आप शुरू कर सकते हो। मतलब 2-5 लाख रुपए भी किसी के पास है तो बहुत हो गया। ठीक है। मतलब ये सारे बिजनेस 25,000 से लेके 1 लाख के बीच में शुरू किए जा सकते हैं। और आदमी मेहनत करे, थोड़ा समय दे, तल्लीनता से काम करे, तो आप ये मान के चलिए 50,000 से 2 लाख रुपए कमाना एकदम आसान काम है। चित्रेश का सपना यहाँ से क्या है, और एक कोई संदेश हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए? बहुत अच्छा सवाल राशिद भाई। राशिद भाई, मेरा एक सपना है कि हम हजारों साल से भारत में विश्व गुरु रहे और हम वापस विश्व गुरु बने। और विश्व गुरु बनने का आज भारत में पूरा मादा है। आप देखिए भारत के योग को जब विदेश जाके वो हॉट योगा बन के आता है तो हम इज्जत देते हैं। भारत के 7 चक्र को जब विदेश जाते हैं और वो एनर्जी ऑफ सर्कल बन के आता है तो हम इज्जत देते हैं। भारत के जो अभी हम बात कर रहे थे प्राणायाम को आज अमेरिका ने पेटेंट करवाया कॉग्निटिव थेरेपी के नाम से, और जब वो वापस इंडिया आया तो हम उसको इज्जत देते हैं। तो हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में, हमारी जड़ों में, हमारे रूट्स में, हमारे कल्चर में, हमारी हिस्ट्री में इतनी बेशकीमती चीजें हैं कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई थी ना, तो केवल किताबें नहीं जली थी, बहुत सारी जो सोने की चिड़िया हम बोले जाते थे, बहुत सारी संपत्तियां जो किताबों में अंदर छुपी थी वो सब जल गई थी। यदि वापस हम उन चीजों पे काम करना शुरू करें तो भारत पहले भी विश्व गुरु था और आगे भी विश्व गुरु बन सकता है। और इस काम को नौजवान ही हत्थे चढ़ा सकते हैं, नौजवान ही इस काम में अपना हाथ लगा सकते हैं। नौजवान, यदि मैं एक चैनल का आपको नाम बताता हूं राशिद भाई, एक चैनल है अनुराग ऋषि जी का, मैं ऑडियंस को भी बोलता हूं कि उस चैनल का जरूर देखिए। एक चैनल है हाइपर क्वेस्ट के नाम से, इस चैनल को जरूर देखिए। ये दोनों व्यक्तियां हमारी ओल्ड एंशिएंट इंडियन साइंस के ऊपर इतनी गहराई से बात करते हैं और ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी को ब्रिज करके इतने बेहतर तरीके से बताते हैं ना कि आप जब उनके वीडियोस देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार भारत इतनी समृद्ध था, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आप देखिए जब मतलब ये गैलीलियो कब आए, कुछ 200-500 साल पहले। पाबंदी रहेगी सर, वक्त की पाबंदी रहेगी, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था ना कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी और उसी मोड़ पर हम और भी बातें करेंगे हिंदुस्तान की, आपकी, अपनी और नौजवानों को आगे ले जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हौसलों की उड़ान में तशरीफ लाने के लिए चित्रेश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद जी आपका, पूरी दूरदर्शन डीडी उर्दू की पूरी टीम का, और मुझे इस लायक समझा और आपने बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी ऐसा अवसर मिला कि आपकी ऑडियंस के लिए मैं कुछ भी बोल सका, कुछ भी कर सका और कहीं पे भी हेल्प कर सका, तो आई एम ऑलवेज ऑन टोज। हम एक पैर पे खड़े हैं आपके साथ चलने के लिए। थैंक यू सो मच। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्तो सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। दोस्तों, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में चित्रेश और राशिद के साथ बस इतना ही। अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे मुलाकात, लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप डीडी उर्दू को, हौसलों की उड़ान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। आप चाहें तो हमें ट्वीट भी करें और अपना रखें खास ख्याल। फिर होगी मुलाकात। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।